हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससीटी पॉइंट। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से आपके सामने। आई होप मेरे दोस्त और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आपकी चीज़ें बेहतर हैं, स्वास्थ्य बेहतर है, घर पे सभी लोग बेहतर हैं। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं कुछ हिस्सों में नॉर्दर्न इंडिया के भी देखा जाता है। तो गणपति भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। उन्हें कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। तो भगवान की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एसएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, जो इस बार का हुआ था। बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। चलिए, जिन बच्चों की प्री होगी वो मेंस, और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो अपनी प्री की तैयारियों में। आज के लिए हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपना एक और पॉइंट, जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा तो कैनॉल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। वर्ल्ड की जितनी इंपॉर्टेंट कैनॉल्स या नहरें हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। एसएससी पॉइंट का ये टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको यहाँ पे सारी के सारी पीडीएफ आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग द लिंक्स। चलिए बात करते हैं कैनाल्स क्या होती है। भाई कैनाल्स के कई काम होते हैं। वैसे तो देखा जाए कैनाल्स के कई काम होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल पे, तो मोस्टली जो डोमेस्टिक लेवल पे कैनाल्स है वो सिंचाई के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? सिंचाई के लिए, अक्सर सिंचाई के लिए, जिसे आप इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जानी जाती हैं। लेकिन जब इन्हीं कैनाल को वैश्विक लेवल पे जाना जाता है, तो आपको जानते हैं कि सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट होते थे कि ये देखिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी कैनाल है। जैसे हमारे इंडिया की सबसे बड़ी जो कैनाल है वो इंदिरा गांधी कैनाल है। कहाँ से? सतलज रिवर से निकाली गई है, और ये मैक्सिमम राजस्थान का एरिया ड्रेन करती है। ठीक है, तो राजस्थान को इंदिरा गांधी कैनाल से जोड़ा गया है ताकि वहाँ का एरिया उपजाऊ हो सके। तो ये सिंचाई के लिए इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना है। लेकिन वहीं एक तरफ अगर आप देखेंगे तो इस कैनाल का यूज़ ट्रांसपोर्ट की तरह किया जा रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे सस्ता, और फास्ट का तो नहीं, लेकिन सबसे सस्ता अगर आप बात कहें तो सबसे सस्ता और अफोर्डेबल और लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट कौन सा माना जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट माना जाता है। तो परिवहन को आसान बनाने के लिए तो बेसिकली ऐसा जल मार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और वहीं वैश्विक स्तर पर जब इन नहरों का निर्माण करने जाएंगे तो हम पता चलेंगे कि ये परिवहन के लिए, जिसे आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग होता है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो आज हम समझेंगे कि वैश्विक लेवल पे वो कौन कौन सी कैनाल्स है जिनका बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने स्वेज और पनामा तो सुना होगा। खैर ठीक है, स्वेज और पनामा से हटके भी कुछ और है। ये दो तो बहुत मेन है, नो डाउट। इनके बारे में भी बात आज हम करने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और कैनाल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विश्व लेवल पे कौन कौन सी कैनाल्स है जिसने वर्ल्ड के परिवहन की, वाटर ट्रांसपोर्ट की में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया है। तो बारी बारी से समझेंगे हर एक चीज़ को अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे वाइट से है। तो देखिए क्या है, सबसे पहली बात करते हैं यूएसए की सू नहर। यूएसए में सू कैनाल। भाई सू कैनाल है, इसका नाम याद रखिएगा, जो नाम है वो यही नाम है। अब सू कैनाल करती क्या है? तो सू नहर है, ये सुपीरियर लेक सुपीरियर, ये यूएसए की सबसे बड़ी लेक्स में से है। ये सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बिगेस्ट लेक में कौन सी लेक आती है? सुपीरियर लेक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन गया, पूछा जाता है। से ह्यूरन झील से जोड़ती है। ह्यूरन, अब ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे लेक सुपीरियर दिख रही है सबसे बड़ी। एक्चुअली में ये 5 झीलें हैं, जिसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहा जाता है, कि फिंगर या अंगुली नुमा झीलें जो हैं, ये 5 झीलें हैं। ये ध्यान से देखेंगे तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। इसमें से सुपीरियर लेक, मैक्सिमम जो कनाडा की पॉपुलेशन है इन्हीं झीलों के किनारे रहती है। बाकी कनाडा का मैक्सिमम हिस्सा एम्प्टी है, वहाँ रहने लायक नहीं है, लेकिन इन्हीं झीलों के किनारे रहती हैं क्योंकि यहीं पे खेती के लिए और रहने के लिए मीठा पानी और रहने के लिए सर्वाइवल अच्छा होता है। तो अब देखिए ग्रेट सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरोन है। तो यहाँ पे एक कैनाल है, यहाँ पे एक कैनाल है जिसे सू कैनाल कहते हैं। ये लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरोन से जोड़ती है। अच्छा, तो सर लेक से लेक को जोड़ के क्या फायदा? भाई यहाँ पे पूरा कैनाल सिस्टम है। देखिए शिकागो से ये आप देखिए, ये पूरी लाइन है, ये पूरी कैनाल लाइन है जो ऐसे आती है और फिर लेक सुपीरियर से होते हुए जाती है
लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन से होते हुए फिर देखिए ये पूरा कैनाल रूट बनाया गया है, ये पूरा कैनाल रूट बनाया गया है और इससे ये अटलांटिक से जुड़ती हैं और अटलांटिक सी से ही अमेरिका का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है, अटलांटिक सी से ही। और जब इन्हीं लेक्स को जोड़ दिया जाता है तो अमेरिका अपने ये जो ईस्ट वाले इलाके से वेस्ट वाले इलाके तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने के लिए आसानी से इन्हीं लेक्स का यूज़ करता है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर जैसे ये सारे मिशिगन, ये सारे के सारे क्या हैं, इन्हीं कैनाल्स के किनारे सिचुएटेड हैं। तो इन्हीं कैनाल्स के किनारे सिचुएटेड होने की रीजन से इसको और ध्यान से समझना है। तो इसमें आ जाइए, ध्यान से देखिए, ये रहा कनाडा यूएसए बॉर्डर और ये है सारी लेक्स। अब ध्यान से समझिए कि कम से कम यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और यहीं पे देखिए ये क्या है, अटलांटिक ओशन है, ये दिख रहा है, अटलांटिक ओशन से यहां से शिप्स एंटर करती हैं, इन लेक्स को जोड़ा गया है एक दूसरे से, कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि ये सारी लेक्स एक दूसरे को क्या करती हैं, एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। तो यहां से देखिए अटलांटिक ओशन, ये क्या है आपका, अटलांटिक ओशन है। तो ये अटलांटिक ओशन है, यहां से लगभग में यूरोप और एशिया से और यूरोप से जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो अमेरिका इस साइड से मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट, सबसे बिजिएस्ट पार्ट ये है। इस स्ट्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, ये एक तरह की स्ट्रेट है, यहां से अटैच होती है और फिर ये पूरा कैनाल सिस्टम चलता है। देखिए मैप से कुछ ऐसा दिखता है दूर से, इसे अंगुली निमा या 5 झीलों का समूह है, ये टोटल 5 लेक्स हैं। ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पे है, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ग्रेट लेक्स, सुपीरियर लेक्स, बहुत कुछ इनके नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए लेक सुपीरियर सबसे बड़ी दिख रही है, वहीं देखिए ये लेक मिशिगन है, ये लेक ह्यूरॉन है, लेक ओंटारियो है एंड लेक इरी है, ठीक है। देखिए इनका शॉर्टकट क्या है, होम्स, इसका शॉर्टकट आप ये यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट्स में आप इसको लिख सकते हैं होम्स। होम्स का मतलब H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर इरी झील एंड S फॉर सुपीरियर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें फिर से, ह्यूरॉन, ओंटारियो, राइट, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर। एक सवाल और यहां से पूछा था, इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कंप्लीटली यूएसए में आती है, जो कंप्लीटली यूएसए में आती है? तो ध्यान से देखिए, लेक मिशिगन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मिशिगन लेक है, ये जो मिशिगन लेक है, मिशिगन लेक पूरी की पूरी किस में आती है, मिशिगन लेक पूरी की पूरी यूएसए में आती है, बाकी सब बॉर्डर पे, देखिए सब के सब बॉर्डर पे। इस लाइन को यहीं पे इस बॉर्डर लाइन को 49th पैरेलल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में इसे 49th पैरेलल भी कहते हैं। 49th पैरेलल वो लैटिट्यूड है जो लगभग में कनाडा और यूएसए के बॉर्डर को डिसाइड करती है। और आप पाएंगे कनाडा की मैक्सिमम आबादी, 70% आबादी इसी लेक्स के किनारे यहीं पे रहती है। ये सारे इलाके कनाडा के वैकेंट है, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं, रहने जैसा सिचुएशन ही नहीं है, बहुत ही ठंडे इलाके हैं, पूरा नॉर्थ पोल है एक्चुअली, यही तो पहुंच जाते हैं नॉर्थ पोल आप, तो ये पूरा नॉर्थ पोल पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रह पाना मुश्किल ही है। तो यही इलाके हैं, यहीं पे अच्छी खासी आबादी रहती है। जो इंडिया से लोग माइग्रेट वगैरह होके जाते हैं, सोचिए ना कितने ठंडे इलाकों में जाते हैं, कोई ऐसा नहीं बड़ा वहाँ तीर मरते हैं, या कनाडा की लाइफ स्टाइल ना तन नथिंग, इतनी पॉपुलेशन, इतना वेरिएशन ही नहीं मिलेगा। इन्हीं लेक्स के किनारे उन्हें जो करना है करें। और यहीं पे रहने वाले कुछ लोगों की अच्छी इकोनॉमी क्या होती है कि वो फिर यूएसए में आके जॉब करते हैं और फिर कनाडा वापस चले जाते हैं। तो ऐसे लेक्स के किनारे वाले ऐसे भी शहर हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? आई होप सब ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो ये कौन सी कैनाल थी? ये सू कैनाल के बारे में आपने बात की है। सू कैनाल आपको जैसे लिखना हो वैसे नाम लिख लीजिए, ये सू कैनाल है। विश्व की परिक्रमा में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जोड़ती किसको है। याद रखिएगा, सू कैनाल किसको जोड़ती है? सू कैनाल जोड़ती है सुपीरियर लेक, ये देखिए सुपीरियर लेक, और ये कौन सी है? लेक ह्यूरॉन है। तो यहां से एक कैनाल बना के इसको जोड़ दिया गया। और इसके अलावा भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका आपको समझना है, तो ये देखिए, इसके अलावा लेक सू के अलावा एक और है इरी नहर। अब आपने पढ़ा है कि लेक इरी कहां पे है, लेक इरी कहां पे है? ध्यान से देखिए, लेक इरी कहां पे है? लेक इरी ये है। तो यहां से भी कैनाल ये ऐसे अटैच करके देखिए, ये सारा अटैचमेंट है, ये देखिए ये सारा अटैचमेंट है, ये यहां तक बनाई गई है ताकि ये अटलांटिक ओशन से जुड़े, ठीक है। ये देखिए, ये सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। यहां से पूरा एक नेटवर्क है, तगड़ा नेटवर्क है।
कई सारी कैनाल्स के साथ, जिसमें शू कैनाल और ईरी कैनाल आती है। एक अच्छा सा नेटवर्क है, आपको पूरा मैप से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये नेटवर्क वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, इस नेटवर्क को और अच्छे से समझिए। अब ध्यान से देखिए कैनाल्स के बारे में। ये लेक सुपीरियर है, ये देखिए कुछ रास्ते आ रहे हैं, ये ऐसे मैच हो रहा है, फिर ये आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर यहां से देखिए ये रही, ये एक छोटी सी कैनाल बनाई गई लेक हुरॉन से लेक मिशिगन को जोड़ने के लिए। फिर यहां से देखिए लेक इरी से लेक ओंटारियो को जोड़ी गई है। तो यहां पे क्या बोला है, यहां पे क्या बोला है, लेक इरी से लेक मिशिगन, लेक इरी से लेक मिशिगन। ये देखिए लेक इरी से लेक मिशिगन दिख रही है। इस तरह के आपके कैनाल्स बने हुए हैं जो कि इनको जोड़ते हैं। ये पूरा वाटरवे देखिए शिकागो से चल रही है, ये देखिए ह्यूरॉन को होते हुए वायनॉड, फिर ये देखिए इरी से होते हुए बफेलो, रिचेस्टर, ओशवेगो, ट्राय, एंड फिर ये वहां पहुंच गए इनके मेन पोर्ट पे। तो ये क्रूज रूट है, क्रूज का मतलब बड़ी जहाजें आती हैं। तो ये लेक्स इतनी बड़ी हैं कि ये बड़ी जहाजों को भी जाना अलाउ करती है। तो इसमें पानी अच्छा खासा पानी है, इसीलिए तो बड़ी जहाजें जा पाती हैं। और क्रूज विजिट का मतलब क्या है कि ये इन्हीं जगहों पे रुकती हैं, ये जगहों पे क्रूज के रुकने के ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप इन जगहों पे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा वहीं पे एरी के बारे में जब पूछा जाएगा, एरी के बारे में, तो आपके माइंड में रखना चाहिए एरी झील। एरी एक ऑलरेडी झील है जो मिशिगन से जुड़ेगी। मिशिगन टोटली यूएसए में आती है। तो लेक एरी और लेक मिशिगन, लेक एरी लेक मिशिगन। और उससे पहले क्या था, इससे पहले आपका सू था। सू के बारे में याद रखिएगा, सू कहती है सुपीरियर टू ह्यूरॉन, सुपीरियर टू ह्यूरॉन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये सुपीरियर से ह्यूरॉन को जोड़ने वाली जो लेक है इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे सू लेक। क्या कहेंगे, सू लेक कहेंगे। और यहां से जो जुड़ती है मिशिगन से, ठीक है, क्योंकि ये तो लेक ह्यूरॉन है, ये लेक मिशिगन और ह्यूरॉन तो आपस में जुड़े हुए ही हैं। तो एक यहां से भी जाती है और एक यहां से भी वाटर रूट बनाया गया है। तो कई सारे वाटर रूट्स बनाए गए हैं। ये एक पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। फिलहाल हमें ये दो चीजें जाननी थी। अब आते हैं पनामा कैनाल के बारे में। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका को देखा। अब हम नॉर्थ अमेरिका के बाद किधर चलना है, साउथ अमेरिका में। अब इस साउथ अमेरिका में हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है ये। ध्यान से देखिए, ये आप देखते हैं यूनाइटेड खत्म होता है किंगडम, फिर ये मैक्सिको आता है। मैक्सिको के बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इन्हीं में एक कंट्री आती है पनामा, एक कंट्री आती है पनामा। और उसके बाद पूरा ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री जो आपको दिख रही है ये है ब्राजील। इधर ये अर्जेंटीना है, ये आपकी चिली है। सेकेंड मोस्ट बड़ी कंट्री जो है इसमें अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये कुछ है। इन्हें लैटिन अमेरिकन, इन्हें क्या कहा जाता है, जहाँ पे लैटिन या पोर्टुगीज या फ्रेंच बोली जाती है, वहाँ उन अमेरिका के हिस्से को लैटिन अमेरिकन हिस्सा कहा जाता है। लैटिन अमेरिकन कहने का मतलब यहाँ पोर्टुगीज या फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे या तो पोर्टुगीज, स्पेनिश और फ्रेंच, पोर्टुगीज या स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि इन लोगों ने अच्छे खासे समय तक यहाँ पे रूल किया है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब ध्यान से देखें कि पहले ये न्यूयॉर्क से, ये देखिए न्यूयॉर्क एकदम किनारे है, यहाँ से ये पूरा ट्रेड रूट होते हुए ऐसे क्रॉस करके और ऐसे जाना था सैन फ्रांसिस्को। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं, न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को, दोनों यूएसए के हैं। लेकिन ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, और दोनों को लैंड रूट से अटैच करना। तो लैंड रूट में सड़कें अच्छी हैं, नो डाउट, रोड्स अच्छी हैं और रोड्स ट्रांसपोर्ट भी होता है। लेकिन हैवी ट्रांसपोर्ट करना हो, हैवी चीज़ें भेजनी हो हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो क्या ज़रूरत पड़ती थी, अगर वाटरवे से जाना हो तो ऐसे ही जाना है, जो कि अपने आप में एक सरदर्द था। तो पाया गया कि पनामा के पास ये आपका कौन सा है, अटलांटिक ओशन है, और ये आपका है पैसिफिक ओशन। तो पहले तो ये किसको किसको जोड़ती है, तो हालांकि अटलांटिक ओशन में ही जो यहाँ का हिस्सा है, यहाँ कैरिबियाई आइलैंड है, ये क्या है, कैरिबियाई आइलैंड है। तो ओशन वाइज बोले तो आप बोल देना कि ओशन वाइज तो ये अटलांटिक ओशन का वाटर है और पैसिफिक ओशन का। लेकिन इस हिस्से को, क्योंकि कैरिबियाई आइलैंड है, जो वेस्ट इंडीज टीम खेलने आती है, वेस्ट इंडीज टीम खेलने आती है ना हमारी, तो ये जो कैरिबियाई आइलैंड है, इन आइलैंड के रीजन से इस एरिया को हम कैरेबियन सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेबियन सी बोलते हैं, ठीक है।
तो यही अमेरिका मैक्सिको के निचले हिस्से को कैरेबियन सी कहते हैं। कैरेबियन सी याद रखिएगा, यहां से और भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला हो गया। क्या हो गया यहां से? ये आप कह सकते हो सर कि ये कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है कौन सी? पनामा कैनाल। किस साल बनी? याद रखिए 1940 में बनाई गई। स्टार्टिंग में क्योंकि यूएसए ने बनाया था तो यूएसए ने इसको अपने अधिकार में रखा था। हालांकि इस पे काफी वाद विवाद के बाद 2000 पे इसको पनामा कंट्री के अंदर हो गई, तो अब इसको पनामा अथॉरिटी चलाती है। बहुत ही बिजी शू रूट है नो डाउट, क्योंकि ध्यान से देखें तो नॉट ओनली इन द फॉर दिस पार्ट, अब देखिए पहले कितना था 12,000 माइल्स, अब कितने हैं? ओनली 4,000 माइल्स। तो 8,000 माइल्स का पेट्रोल डीजल एज वेल एज टाइम दोनों बचा, तो ये चीजें इफेक्टिव हो गई। और अगर ध्यान से आप देखें तो अब यहां से न्यूयॉर्क से ये ऐसे निकलते हैं और यहां से फटाक सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। इसके अलावा भाई कोई चीज यहां से आके यहां ट्रांसपोर्ट करनी है, ब्राजील में तो ठीक है, लेकिन ब्राजील को अगर अपने इस हिस्से में चाहिए तो वो यहां भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये यहां की कंट्रीज का अटैचमेंट ईजी हो गया। जैसे चिली को पोर्ट करना हो तो या तो वो यहां से निचले हिस्से से निकलेगा एशिया के लिए, पूरा साउथ अटलांटिक क्रॉस करेगा। साउथ अटलांटिक सी थोड़ा डेंजर है इस, क्योंकि नीचे साउथ अटलांटिक का थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन और वो चाहे ये जो चिली है तो चिली यहां से भी जा सकता है। तो ये मतलब डिपेंड करता है, अब यहाँ की कंट्रीज को यहाँ कुछ पहुंचाना हो तो रोड, क्योंकि जितनी ज्यादा रोड आप क्रॉस करते हैं उतनी ज्यादा कंट्रीज को क्रॉस करना पड़ता है। जितनी ज्यादा कंट्रीज क्रॉस करते हैं उतने ज्यादा बैरियर, उतने ज्यादा टैक्सेस, ये सारी चीजें लगती हैं। तो इसके रीजन से सी रूट में चीजें आसान होती हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पनामा कैनाल 1914 में बनाई गई थी। इसका ईयर पूछा जाता है तो ईयर इंपॉर्टेंट रखिएगा। कैरेबियन सी में डाउट ना होना चाहिए भाई। कैरेबियन सी, कैरेबियन आइलैंड आप सुनते थे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, आप जमैका सुनते हो, बहुत सारे एथलीट्स यहां से आते हैं ओलंपिक्स में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सुएज कैनाल, अरे रे रे, इसके बारे में तो भूल जाना ही गलत है। ये तो लाइफलाइन है, वर्ल्ड की लाइफलाइन है भाई, बिजिएस्ट शो रूट है। इसे कहा जाता है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। भू के शरीफ से जुड़ा हुआ है तो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेडिटेरियन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसे रेड सी कहते हैं, ये रेड सी है। और ये आप ध्यान से देखिए, ये एशिया से जुड़ा हुआ है और ये आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये इधर कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एशिया, और इधर हमारा ये पैसिफिक ओशन है, इधर नीचे क्या होगा? इंडियन ओशन होगा। ठीक है, तो आप कहोगे पैसिफिक इंडियन ओशन का जो भी ट्रांसपोर्ट ऐसे होके जाता है ये रेड सी में आता है और यहीं पे आगे रुक जाता था, क्योंकि ये है इजिप्ट। ये क्या है? इजिप्ट, ये इजिप्ट का हिस्सा है, ये लैंड लॉक है। तो अफ्रीका कहीं ना कहीं, और ये एशिया है, ये क्या है अपने आप में? ये एशिया है। तो अफ्रीका पहले लैंड लॉक जुड़ा हुआ था इंडिया से। क्या था? अफ्रीकन कंट्री लैंड लॉक थी, किससे? एशिया से। इसके बाद पाया गया, जो इजिप्ट के राजा हुए उन्होंने बहुत ट्राई किया, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बाद में इंग्लैंड और फ्रांस की मदद से, इंग्लैंड और फ्रांस की मदद से, क्योंकि इजिप्ट के पास इतना बजट भी नहीं था, ना इतनी इंजीनियरिंग थी, और ब्रिटिशर्स को भी दिक्कत होती थी हमसे ट्रैवल करने में, क्योंकि वो आते तो कहीं यहाँ से थे, तो इनको पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ता था। तो इसको बनाया गया 1869 में, याद रखिएगा। इसकी औसत गहराई 16.15 मीटर है और अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर। इट्स अ ह्यूज कैनाल यार, 365 मीटर, यू अंडरस्टैंड, इट्स अ गुड वेथ। 400 मीटर का ग्राउंड का वेथ है। ठीक है, और न्यूनतम ऐसा नहीं कि हर जगह इतनी ही वाइड है, कहीं कहीं 60 मीटर वाइड है और कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा वाइड रखी गई है अकॉर्डिंग टू द, इसके वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, और ज्यादा नहीं। और इसकी लंबाई देखिए 168 किलोमीटर। तो इट्स अ गुड लेंथ, हाँ इट्स अ गुड लेंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इजिप्ट का एक अच्छा खासा हिस्सा लैंड लॉक्ड है। तो इतनी लंबी कैनाल बनाना जो इतनी छोटी दिख रही है मैप में, ये रियलिटी में इतनी छोटी है नहीं। ठीक है, तो ये यहां से मेडिटेरियन सी को, अब मेडिटेरियन सी ध्यान से देखें तो 3 तरह से अटैच आता है। मेडिटेरियन सी एशिया को भी टच करता है, इजिप्ट को भी टच करता है, यूरोप को भी टच करता है, और ये वाटर किसका है? ये अटलांटिक ओशन का वाटर है। अटलांटिक ओशन, ये स्पेन है, ये क्या है? स्पेन है। और ये कंट्री जो है ये आपकी मोरक्को है। क्या है? मोरक्को है।
और ये जो वाटर बॉडी है ये एक स्ट्रेट है जिसे जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा अपने आप में सिस्टम चलता है। तो हम एशिया पैसिफिक ओशियन से जाता है पूरा, और ये रेड सी से जाता है इस कैनाल के थ्रू पूरा मेडिटेरियन सी। अब यहीं पे आपका फ्रांस है, यहीं पे स्पेन है, ऊपर जर्मनी है, इधर इंग्लैंड है। तो पूरा का पूरा क्या करता है, ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है यूरोप। तो यूरोप हो गया, अफ्रीका के इस पार्ट में अच्छा खासा ट्रेड हो गया, और फिर यहीं से चले जाएंगे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए यूएसए चले जाएंगे। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बाई मैप बड़ी ही खूबसूरती से। तो ये याद रखिएगा, इंजीनियर का नाम रखिएगा फर्नांडो दे लेप्सिस को सौंपा गया था। एक फ्रेंच था, क्योंकि मैंने बोला ना इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। तो इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क डन बाय इन ह्यूज टास्क इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप इसको ह्यूमन हिस्ट्री का ह्यूज टास्क कहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है वैश्विक रूप से। देखिए ऐसे दिखती है ये लोकेशन। देखिए इंग्लैंड से जब वो आते थे पहले ऐसे घूम के आते थे ब्रिटिशर्स, इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता था, केप ऑफ गुड होप। यही आपका साउथ अफ्रीका कंट्री बनी बाद में जाके। यहाँ पे भी ब्रिटिश रूल करते थे, अब तो बढ़ गया, ठीक है। तो 12,300 माइल्स, इतने ज्यादा किलोमीटर पड़ते थे घूम के आने पे, और ये आते थे मुंबई ट्रांसपोर्ट या कैलिकट इधर। अब क्या है, अफ्रीका है, ये देखिए इतनी बड़ी अफ्रीका, ये इतना बड़ा एशिया, ये तो बड़ा यूरोप। तो अब क्या किया इन्होंने, यहां पे ब्रेक कर दिया और यहीं से एंट्री मार दी, कहें चलो बबुआ। और यही मैं बता रहा था, ये जो स्ट्रेट है बहुत पतली है, केवल 29 to 30 किलोमीटर वाइड है, और इसीलिए इसको जिब्राल्टर स्ट्रेट मैंने बोला, इसे जिब्राल्टर कहते हैं। जब इसको जल डमरू कहा जाता है हिंदी में, जल डमरू। तो जल डमरू या जल संधियां हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इनकी अलग से क्लास होगी तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा मैप से है, फिर से याद रखिएगा। रेड सी, ये क्या है, रेड सी, और उसे भूमध्य या लाल सागर आप इसे कहिए, और इसे भूमध्य या मेडिटेरियन कहिए, भूमध्य या मेडिटेरियन कहिए, दोनों बात एक ही है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, चीजों को बेहतर तरीके से समझे और अच्छा होगा। हाँ अच्छा, इसके बारे में कुछ और जानिए। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए ये लैंड लॉक था ना यहाँ पे, तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा दिखता था। उसके बाद इसके बाद में जानिए। अब देखिए गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक है। तो इसका नॉर्थ और दक्षिणी प्रवेश द्वार, ये दक्षिणी होगा वो उत्तरी प्रवेश द्वार होगा। तो अगर आप इस साइड से आते पहले आपको पोर्ट स्वेज में एंटर मारनी है। इसमें बहुत सारी ग्रेड, जहां पे इसकी क्या है, चौड़ाई ज्यादा है, जहां पे 360 मीटर 5 इसकी ब्रेथ है, वहीं पे ग्रेट बिटर लेक है जहां पे चौड़ाई ज्यादा है। वहीं फिर इसको कुछ दूर पतला बनाया गया, फिर इसको थोड़ा सा चौड़ा किया गया होगा, तो लेक तिमश है, और इल बलह बाईपास है, मतलब जहां से फिर ये आप एंटर कर जाते हो, ठीक है। और ये पोर्ट सईद है। तो देखिए पोर्ट सईद ये किधर से है, ये यूरोप के साइड से होगा। यूरोप के साइड से आप मेडिटेरियन सी, ये किसके साइड से होगा, मेडिटेरियन सी से जब आप आएंगे, उधर से आएंगे, तो आपको एंट्री कहाँ करनी है, पोर्ट सईद में एंट्री करनी है। और जब आप निकलेंगे आप, ठीक है, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको क्या होगा, पोर्ट स्वेज, ये पोर्ट स्वेज। तो इसका दक्षिण दरवाजा पोर्ट स्वेज है। तो दोनों याद रखिएगा, जरूरी है, ठीक है। हालांकि रिवर नाइल का अपना अलग जगह है, ये सारा थोड़ा सा आपको और डिटेल में पता चल गया कि एग्जैक्टली ये कैनाल जो 165 किलोमीटर लॉन्ग है, काफी लॉन्ग कैनाल है यार, 165 किलोमीटर मैटर करता है इतनी मैसिव गाड़ी जहाज़ों को ले जाने के लिए। इट्स अ वेरी ह्यूज सिस्टम। पनामा तो छोटी है, स्वेज बड़ी है, ठीक है। तो ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट किसी को स्वेज कैनाल के बारे में? आज के बाद से क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, गोटा नहर, भाई गोटा कैनाल, स्वीडन, यूरोप। अब ये कह रहा है, याद रखिएगा, स्टॉकहोम एंड गुटेनबर्ग को जोड़ती है। कैसे भाई, देखेंगे। ये देखिए कैनाल का सिस्टम है, यहां से ये चल रही है
कुछ लेक्स आएंगी, कुछ कैनाल्स आएंगी, कुछ लेक्स आएंगी एंड कैनाल्स आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको ये जुड़ाव कर रही है, तो याद रखिएगा। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, ये स्वीडन और स्वीडन के किनारे नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे कैसे फैला हुआ है, एकदम येलोइश कलर का दिखाया जाता है। स्वीडन और नॉर्वे एकदम नॉर्थ पोल के पास के हैं, कंट्रीज़ हैं, और इसीलिए यहीं पे नॉर्वेजियन सी कहते हैं। तो नॉर्वे आपको पता है वाइकिंग्स, वहाँ की जो ट्राइब्स थी, वाइकिंग्स ट्राइब थी, ये एक तरह की लड़ाकू ट्राइब्स थी जो शिप्स बना के लूटती थी, और यही उनका ट्रस्ट था। खेती वगैरह में बिलीव नहीं करती थी, लूटना खाना ये उनका था। इनके ऊपर काफ़ी सारी वेब सीरीज़ बनी है, वाइकिंग्स की पूरी सीज़न है, आप चाहें तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे या अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पता चल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आप देख सकते हैं कि ये है आपका, तो याद रखिएगा किसके बीच में, स्वीडन यूरोप, ये में स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग के बीच में बनाई गई है, ठीक है। तो ये स्वीडन के अंदर है, किसके अंदर है, ये देखिए स्टॉकहोम दिख रहा है आपको, ये रहा स्टॉकहोम, ये क्या है, स्टॉकहोम। तो यहां से ये कैनाल आपकी निकलती है, यही जो लेक्स है, ठीक है। और ये रहा गोटेबर्ग, ये रहा गोटेबर्ग। तो ये इन्हीं लेक्स के थ्रू, जैसा आपने देखा है, इन्हीं लेक्स के थ्रू बनाई गई है, और कुछ ये पैरेलल सिस्टम जाते जाते यहाँ मिल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको बोला गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। कील, ठीक है, कील आप कहिए या कील कहिए, ये जर्मनी में है, और ये नॉर्थ सी, ये जो आपका है, और ये बाल्टिक सी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए बाल्टिक सी की इंपॉर्टेंस अपने आप में है, बाल्टिक सी की कंट्रीज की इंपॉर्टेंस रशिया के लिए बड़ा मैटर कर जाता है। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी बहुत मैटर करता है रशिया के लिए। तो इसकी अपनी वर्ड में इसकी अपनी अलग पहचान है, वर्ड में इसका अपना अलग है। खैर देखिए, ये डेनमार्क है, ठीक है, आपको दिख ही रहा है। ये कील KIEL है, सॉरी KIEL है, कील कैनाल है, ठीक है। तो ये रही कील कैनाल, और आप देख सकते हैं ये जर्मनी है। तो ये कर क्या रहा है, ये नॉर्थ सी है, यहाँ से ये पूरी कैनाल बना के किसको जोड़ दिया गया, बाल्टिक सी को जोड़ दिया गया। और ये है क्या, ये जर्मनी में है, क्योंकि ये बॉर्डर होता है, यहाँ से डेनमार्क चालू होता है, इसके नीचे क्या है, पूरा जर्मनी। और हैम्बर्ग नाम सुना होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और ये देखिए एक रिवर है, तो यहाँ पे भी कुछ कैनाल का हिस्सा जोड़ा गया, तो यह वाटर का स्टेट है। और फिर यहाँ से पूरी कैनाल बना दी गई, ताकि जर्मनी के एक अच्छे हिस्से में, तो ये पूरी की पूरी जर्मनी में है, यूरोप में, यूरोप की कील कैनाल है। ये नॉर्थ सी से बाल्टिक ओशन के बीच में, बाल्टिक सी से नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ती है। कैसे जोड़ती है ये क्लियर दिख रहा है, तो इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को अब नहीं होना चाहिए। आते हैं कुछ और है, मैनचेस्टर। भाई कहा जाता है ना, मैनचेस्टर कपड़ों के लिए बड़ा फेमस है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब भी है, फुटबॉल क्लब भी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया फुटबॉल क्लब है। इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ऐसे ऐसे लिवरपूल भी, आई थिंक आपने लिवरपूल फुटबॉल क्लब भी सुना होगा। तो ये सब फुटबॉल क्लब हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। खैर चलिए, ये नॉर्थ मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये रहा लिवरपूल, लिवरपूल भाई, वॉरपूल और लिवरपूल में फ़र्क है। और ये रहा मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में जोड़ने के लिए ये बनाई गई है। वहीं भी आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड अभी भी यूनाइटेड किंगडम के साथ है, तभी इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। वही नॉर्दर्न आयरलैंड अपनी अलग है और आयरलैंड अलग है, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रीज हैं। आयरलैंड की टीम क्रिकेट खेलने आती है, आपको पता है, क्रिकेट खेलने आयरलैंड की। पहले बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड में, तो नहीं। और अच्छा खासा, और लंदन इंग्लैंड की सबसे बड़ी सिटी और यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम का अच्छा खासा जो नेवल बेस है, नेवल बेस है या मिलिट्री बेस है, इसके अलावा नेवल या इलेक्ट्री बेस के अलावा यहीं का ये जो इलाका है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिच इलाका है। आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम अपनी ज़रूरत का 90% ऑयल एंड गैस इसी स्कॉटलैंड के इसी इलाके से निकालता है और फर्टिलाइज करता है। इसीलिए पूरे यूरोप की तरह ये बहुत ज़्यादा रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है। वैसे भी पूरे यूरोप में इंग्लैंड थोड़ा सा अलग थलग टापू दिखता है, पूरे यूरोप में एक अलग सा टापू है, आइलैंड है इंग्लैंड पूरा। इंग्लैंड क्या है, पूरा आइलैंड है, तो अलग ही टापू है और सबसे वेस्ट में है, सबसे वेस्ट में है।
और इसी के कारण इसके पास ये नेचुरल रिसोर्स है। तो स्कॉटलैंड अगर कभी इससे अलग हो गया तो इसके बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब स्कॉटलैंड ने वोट किया था यूनाइटेड किंगडम के साथ रहने के लिए, तब ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, वेल्स वालों ने भी वोट किया था इनके साथ रहने के लिए, लेकिन बाद में जब यूरोपियन यूनियन से निकलने की बात आई तो पोलिंग कराई गई, तो इन लोगों ने तो साथ दिया, लेकिन ये इन्होंने फेवर में की थी कि यूरोपियन यूनियन में रहना है। तो थोड़े कन्फ्लिक्ट वहाँ चल रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। क्रॉ कैनाल भाई, KRA, क्रॉ कैनाल भाई, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर भाई, देखिए वही जो बे ऑफ बंगाल है, जब अंडमान निकोबार के पास पहुंचते तो उसे अंडमान सागर कहते हैं। हर एक वाटर बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई आप ध्यान से, ये रही इंडियन ओशन। तो ये जो हिस्सा आपको इस तरह के कलर का दिख रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार यही है, तो इसे अंडमान सागर सी भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए बनी कैसे है। तो ये अंडमान सी का पानी है और यहीं से एक कैनाल थाईलैंड में बना दी गई है गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ने के लिए। तो एक ये कैनाल है जिसे क्रॉ कैनाल कहते हैं। हालांकि ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता ये जो है ये सिंगापुर है, और ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का जो ये वाटर बॉडी है, इसी को कहा जाता है गल्फ ऑफ मलक्का। ये चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का ये जो साउथ चाइना सी है, सारा ट्रेड ये ऐसे गल्फ ऑफ मलक्का के थ्रू होता है, मतलब। और इंडिया का यहाँ पे कब्जा है, तो इंडिया की परमिशन के बिना ये नहीं जा सकते। अदरवाइज इनको सॉरी, इंडोनेशिया आपकी यहाँ है, एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। इंडोनेशिया आपकी यहाँ है, तो ये ऐसे होके जाती है, ये ऐसे होके जाते हैं कई सारे इंडिया के नीचे से। तो इंडिया के वाटर एरिया में आ जाते हैं, इंडिया के वाटर एरिया में आते हैं, तो परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। ये चाइना के लिए बड़ा सरदर्द है, ये चाइना के लिए बड़ा सरदर्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को पोर्ट कनेक्टिविटी में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इसीलिए उसने पाकिस्तान में यहाँ से ग्वादर पोर्ट लेके और अपने आप को जोड़ लिया है, वो अलग चीज़ें हैं। ये देखिए म्यांमार है, हमसे अटैच है, ये लाओस है, ये हनोई है, ये रहा थाईलैंड, बैंकॉक बड़ा फेमस है, ये रहा कंबोडिया, ये रहा वियतनाम, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। राजनीतिक इशू यहाँ पे चलते रहते हैं वियतनाम में। आपको पता है वियतनाम फेमस है किसके लिए, म्यांमार में फिलहाल चल रही है, वियतनाम तो तब भी इस्टेब्लिश है। ये USA से वॉर के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए भाई, क्वेश्चंस तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि मिनिमम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं हर सेशन में आपको अब करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सू नहर, अब आपने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब आपके आंसर का टाइम है। सू नहर किसको किसको जोड़ती है? अब ये बताया कि ये तो USA की है, नो डाउट, सबसे पहली नहर यही पढ़ाई है, सू नहर। तो क्या सुपीरियर से मिशिगन को जोड़ती है, या सुपीरियर से ह्यूरोन को जोड़ती है, या इरी से ह्यूरोन को जोड़ती है? तो देखिए भाई, मिशिगन से ह्यूरोन को जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, ये तो जुड़े हुए ही हैं, राइट। अब दो ऑप्शन आता है, सुपीरियर से या तो मिशिगन को जोड़िए, या सुपीरियर से ह्यूरोन को, या इरी को ह्यूरोन से। तो याद रखिएगा कि इरी को जोड़ने के लिए तो ऑलरेडी इरी कैनाल है, इरी को जोड़ने के लिए ऑलरेडी इरी कैनाल है। तो फिर बचा क्या आपके पास? पहला A और B में से, सुपीरियर को मिशिगन से या सुपीरियर को ह्यूरोन से? जरा सोच के बताइए तो A और B में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा सोच के बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। मैं भी तो देखूं कि बच्चों ने क्या समझा है। जी चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो देखिए सीधी बात है, मिशिगन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, सुपीरियर से को ह्यूरोन से जोड़ा जाता है। किससे? सू कैनाल से। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कील नहर के बारे में पता चला कि शायद जर्मनी में है। कहां पे है? जर्मनी में है, नहीं पता नहीं। चलिए सोचिए, कील नहर के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ये जर्मनी में है, तो आंसर कीजिए जरा तो कि ये किससे किसको जोड़ेगी। अब सोचिए, जर्मनी में क्या जर्मनी में मैनचेस्टर और लिवरपूल आएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या भूमध्य सागर और लाल सागर आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भूमध्य और लाल तो किस में है? स्वेज में है, तो भूल जाइए।
प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन, कहीं से काम ही नहीं बनता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्थ सी से बाल्टिक सी को जोड़ती है। तो आंसर क्या हो गया? सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, स्वेज नहर का ईयर बताइए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। स्वेज नहर किस साल बनके रेडी हुई है? स्वेज के बारे में ईयर पूछा जाता है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है। वैसे 1854 जो बच्चे सोच रहे हैं बड़े गलत सोच रहे हैं। 1869 करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, इसका ईयर कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए, स्वेज नहर जोड़ती है आरआरबी एसएससी 2012। चलिए बताइए, अभी तो बताया, कह दोगे सर भूमध्य का मतलब होता है मेडिटेरियन। ठीक है, जिस बच्चे को दिक्कत है तो मेडिटेरियन है, ये रेड है, ये मेडिटेरियन है, ये रेड है। हिंद महासागर को हिंदी कहते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। कैस्पियन को भाई कैस्पियन लिख लो, हिंदी इंग्लिश इसकी सेम ही है। आंसर आपका भूमध्य से लाल सागर है। क्या है? मेडिटेरियन सी टू रेड सी है। स्वेज नहर के उत्तरी हिस्से, उत्तरी का मतलब जो टॉप से एंटर करते हो उसका क्या नाम है, और जहां से निकलते हो दक्षिण में, उसका भी आंसर चैट बॉक्स में करो जरा। तो चलो फटाफट आंसर करो इसका। तो देखिए, दो ही है हमारे पास, दो ही ऑप्शन है, एक तो पोर्ट सईद है और एक तो पोर्ट स्वेज है। जरा आंसर करने की कोशिश करो कि नॉर्थ वाला कौन है और साउथ वाला कौन है। पढ़ाया है मैंने आपको, नॉर्थ और साउथ के बीच का डिफरेंस पढ़ाया है। तो जरा आंसर करो। तो जी, आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट सईद नॉर्थ से और पोर्ट स्वेज साउथ से। ठीक है, स्वेज नहर के दक्षिणी हिस्से पे देखिए आ गया। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक आंसर से दूसरा आंसर आरबी 2005 में पूछा गया, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था। चलिए, कुछ लास्ट स्लाइड पे आते हैं, एक और 3 क्वेश्चन इसके बाद और होंगे। एसएससी 2014 में पनामा नहर किस ईयर बनाई गई? तो आपको पता है जब बनाई गई तो ये 18वीं सेंचुरी है या 19वीं सेंचुरी है, पहले तो ये सोच लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पनामा के बारे में बताइए भाई, बड़ा इंटरेस्टेड हूं मैं भी जानने में। तो ये 19वीं सदी में बनाई गई थी, बाद में बनाई गई थी, और 1914 में बनाई गई थी। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है, इसमें लॉक जलप्रपात प्रणाली है। यार अभी तक जो हमने पढ़ा ऐसा कुछ पढ़ा नहीं ना, तो मैं तो ये मानूंगा कि इसका मार्ग छोटा है, व्यस्तता के मामले में वो है, तो कम व्यस्त भी तो हो सकता है ना। लॉक प्रणाली, शायद यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी में क्या है, क्योंकि 1914 और 1800 में बनने में बहुत फर्क है, तो आप इस आंसर के साथ जाइएगा। ठीक है, कौन सी नहर बाल्टिक सी और उत्तर सागर को मिलाती? अभी हमने पढ़ा कील, अभी तो पढ़ा जर्मनी में कील नहर। चलिए, क्रॉ नहर, क्रॉ कैनाल किस देश में स्थित है? अभी बताया क्रॉ बताइए, इसमें से कौन सा आपने देश पढ़ा अभी, पहले ये बताइए। मेरे को लगता है कि आपने ना म्यांमार के बारे में पढ़ा, ना लाओस के बारे में पढ़ा, ठीक है, ना आपने कंबोडिया के बारे में पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा कि थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से जोड़ा जाता है, अंडमान सी से जोड़ा गया है। ठीक है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के कितनी दूरी कम हो गई? तो भाई आप कहेंगे सर पहले 12,000 था, अब हो गया 4,000, तो माइनस कर लेते हैं 8,000 किलोमीटर। तो आज का ये लेक्चर यहीं डन होता है, आपका कैनाल फिनिश होता है, आपने क्वेश्चंस कर लिए। आते हैं अगले लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैप के साथ और क्वेश्चंस के साथ अब आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।